चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना। अपन ऑल इन वन सीरीज़ के पूरे क्वेश्चंस को अपन डील करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ऑल दो आपके मन में एक प्रकार से आंसर बिठाएंगे और बिना आपके जाने आपको ज़्यादातर आंसर्स याद दिलाने की एक कोशिश और याद कराने की भी एक कोशिश। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन है ग्यूसेपे मैज़िनी के बारे में। तो मैज़िनी क्या था? एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था? जिनोए में हुआ था। इज़ दैट क्लियर? जन्म कहाँ पे हुआ? जिनोए इन 1807। ठीक है। एट द एज ऑफ 24 उसको एग्जाइल दे दिया गया था। एग्जाइल के कारण क्यों? कारण ये था क्योंकि उसने लिंगुएरिया पे क्या कर दिया था, एक प्रकार से रेवोल्यूशन कर दिया था, जिसके कारण उसको क्या दे दिया गया था? एग्जाइल दे दिया गया था। ठीक है। वहाँ पे एग्जाइल के बाद इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, यंग इटली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न। ये 2 सीक्रेट सोसाइटी में वो अपनी पूरी एक्टिविटी करता था और कोशिश यही करता था कि हमें क्या कैसे काम करने हैं, और इटली के वेलफेयर के लिए काम करता था। इसका बेसिक मानना था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन कि गॉड ने ना नेशन को एक यूनिट ऑफ मैनकाइंड बनाया गया है। रिपब्लिक जैसे सिस्टम पे ये बहुत ज़्यादा फोकस करता था। ऑल्दो इसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो इसके अगेंस्ट में थे उसमें सबसे बड़ा नाम था ड्यूक मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच का मानना था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कौन है? ये ग्यूसेपे मैज़िनी। ठीक है। तो ये अपना हो गया आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट कैमिलियो डी कैवोर। तो काउंट कैमिलियो डी कैवोर कहाँ का था? एक प्रकार से इटली का था आदमी। ठीक है। और ये ना सर्डेनिया पेडमोंट की रीजन का था, और बेसिकली इसको अपॉइंट किया था विक्टर एम्यूनल सेकंड ने, ताकि ये देश को एक कर सके। ठीक है। तो इसने ना नॉर्थ पार्ट ऑफ इटली को एक प्रकार से एक करने की कोशिश की। ही वॉज नाइदर अ डेमोक्रेटिक नॉर अ रेवोल्यूशनरी, बट ही लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली थ्रू टैक्ट एंड डिप्लोमेसी। ये टैक्ट एंड डिप्लोमेसी में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। अलाइंस इसने इस्टेब्लिश किया फ्रांस के साथ और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया इन ईयर 1859, और एक प्रकार से नदर्न पार्ट ऑफ इटली को ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग से क्या कराया? इसने आज़ाद कराया। तो ये तो हो गया अपना कौन सा? काउंट कैमिलियो डी कैवोर। नेक्स्ट क्या है? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट प्रॉब्ली आपके पेपर में ये देखने को भी मिले। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक प्रकार से ग्रीक जो था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। इज़ दैट क्लियर? ओटोमन एम्पायर के अंडर में होने से ना वो आज़ादी के लिए लड़ रहा था कि हमें आज़ाद होना। ऑल्दो उसकी ये लड़ाई 1821 में स्टार्ट हो गई। काफ़ी ज़्यादा लिबरल्स यहाँ पे आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म डेवलप होना चालू हो गया, और पूरा तरीके से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा था, और इसको इम्पेटस मिला था जुलाई रेवोल्यूशन से। ठीक है। फ्रांस का एक इवेंट जिसने इसको इम्पेटस दे दिया, एक प्रमोट कर दिया जुलाई रेवोल्यूशन के थ्रू। कौन सा इवेंट था? जुलाई रेवोल्यूशन, जो कि 1830 में हुआ था। और इसी के कारण 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब आज का इस्तांबुल के मतलब इस ट्रीटी के तहत ग्रीस क्या हो गया? ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था? ये बात थी ना 18 में 1848। यहाँ पे याद रखना ये 1948 नहीं है, ये क्या है? 1848 ऑन 18 में अप्रॉक्स 831 रिप्रेजेंटेटिव गैदर हो गए थे। कहाँ पर? जर्मन स्ट्रीट पे, और उनकी मांग थी कि हमें फ्रैंकफर्ट में बैठना है और एक प्रकार से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, और इसके लिए इन लोग चाहते थे कि हेड कौन करे? एक प्रकार से प्रूशियन किंग फेडरिक विल्हम फोर्थ, पर इसने मना कर दिया। ऑल्दो इसने अपनी बैड टैक्टिक्स के थ्रू इस पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे फेल कर दिया था। ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि फेल्ड टू यूनाइट, ये लिखा है ना, फेल्ड टू यूनाइट। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? तो इस तरीके से ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का कंसेप्ट उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो दिस फोर्स द असेंबली टू डिसबैंड। देयरफॉर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज फेमस इन हिस्ट्री एज अ फेलियर ऑफ लिबरलिज्म एंड अ विक्ट्री ऑफ मोनार्क। ठीक है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल आप लोग दिमाग में डाल लो। ठीक है। क्या है ये? एक फेलियर है हिस्ट्री का। किस चीज़ की जीत हो गई थी? लिबरलिज्म की हार हुई, और मोनार्की की क्या हो गई? यहाँ पे जीत हो गई। क्लियर? ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है? द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो यहाँ पे ना कुछ वुमेन्स के आपको नाम याद रखने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में ओलंपिक द गाउस के बारे में पढ़ा होगा, 10th क्लास में ओटो पीटर के बारे में पढ़ा होगा। तो ऐसी कुछ वुमेन्स के बारे में आपको यहाँ पर रेफरेंस के रूप में इनका नाम ज़रूर देना होगा, और उनके कुछ काम के बारे में। जैसे 9th में जब ओलंपिक द गाउस के बारे में पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने, तो उसमें आपको याद होगा कि इन्होंने ना डिक्लेरेशन ऑफ द, पेन की साइज़ बहुत बड़ी है, लेट मी मेक इट स्मॉल, द
डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन एंड सिटीजन, ये किसने दिया था? ओलंपे दी गाउस ने दिया था। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ऐसी कुछ चीज़ है ना आपको अपने उसमें आंसर्स में दर्शानी है, जिससे फ़ायदा ये होगा ना कि आपके आंसर्स अलग से दिखेंगे। क्लियर हुई बात? तो अपन स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड इन लिबरल एंड नेशनल मूवमेंट इन यूरोपियन कंट्री। दे हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, started newspaper and taken part in political meetings and demonstration. Universal male suffrage was adopted in the country and the women were hoping for a voting right. But when the Frankfurt Parliament was convened in Church of St. Paul, women were admitted only to observe, to stand in the विजिटर्स गैलरी। अब देखो यहाँ पे ना ये पूरा आंसर नहीं है, तो अपन को दो चीज़ें फिर से बता दे रहे हैं। ओटो वॉन पीटर के बारे में आपको ऐड करना है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ओलंपे दी गाउस के बारे में 9th क्लास का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना है। इससे फ़ायदा ये आपके आंसर का ना कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what step did the French Revolutionary take to create a sense of collective identity among French people? तो क्या किया था कि जिससे कलेक्टिव, तो ये पेज नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री और इसका जो सेकंड पैराग्राफ है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्या क्या हुआ था? देखो ये CBSE में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम आपसे कई बार कह चुके हैं ये क्वेश्चन आना तय है, काफ़ी कुछ तय है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ला पात्रे एंड ली सितोइन, फादर्स लैंड एंड द सिटीजन। ये वाला कंसेप्ट, इससे क्या हुआ? नेशनलिज्म डेवलप हुआ। और नेशनलिज्म क्या है? अ मॉडरेट लव। ठीक है, दे चूज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्राइकलर फ्लैग, टू रिप्लेस रॉयल स्टैंडर्ड। द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड नेम्ड इट एज नेशनल असेंबली। तो याद है ना, टेनिस कोर्ट ओथ में नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। ये एस्टेट जनरल का बॉयकॉट किया गया था। ठीक है, और उसको हटा के क्या बना दी गई थी? नेशनल असेंबली। इन द नेम ऑफ द नेशन न्यू हेम्स वर कंपोज, ओथ टेकन एंड मेटेरियल कमेमोरेट्स। ठीक है, ऐसे कुछ काम किए गए। मतलब यहाँ पे ना मार्सेल्स की बात हो रही है एक प्रकार से। मार्सेल्स याद है ना आपको, फ्रांस का नेशनल एंथम। तो ऐसी कुछ चीज़ें आना चालू हो गई। दे एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। दे अडॉप्टेड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? ट्रेड आसान हुआ। ट्रेड आसान हुआ तो लोग एक दूसरी जगह जाने लगे और लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होना चालू हो गया। ठीक है, दे प्रमोट द फ्रेंच लैंग्वेज एज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस एंड डिस्करेज रीजनल डायरेक्ट। मतलब ये क्या कहने लगे? ये फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट, अगर आपकी लैंग्वेज एक होगी तो यूनिटी ऑलवेज डेवलप होना तय है। दे डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ठीक है, किस चीज़ से लिबरेट करना है, किस चीज़ से हटाना है लोगों को, किस चीज़ से दूर ले जाना है? डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का रूल हो जाना या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का रूल हो जाना। इट इज़ मेंट दैट दे वुड हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन स्टेट लाइक दैम। ठीक है, तो ये क्या करते थे? कोशिश करते थे कि हर एक देश इनकी तरह नेशन स्टेट बनना चालू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who were Marianne and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? ठीक है, ये भी CBSE में पूछा गया, NCERT का क्वेश्चन है। तो मैरियान कहाँ की थी? फ्रांस की एलिगरी थी। वेरस जर्मेनिया कहाँ की थी? जर्मनी की एलिगरी थी। अब ये फीमेल एलिगरी क्यों? ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। द फीमेल एलिगरी स्टूड एज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिपब्लिक एंड लिबर्टी। ठीक है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिपब्लिक एंड लिबर्टी। दे वर पोर्ट्रेट सच दैट would instill a sense of nationality in the citizen of this country. In France, Marianne categorized who are drawn from those of liberty and the republic. ठीक है, इसके लिए क्या यूज़ किए गए? रेड कैप, ट्राई कलर, कोकेट। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ मैरियान वर erected in public square to remind द पब्लिक ऑफ नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी। ठीक है, कुल मिला के ना ये किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं? यूनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। जर्मेनिया वियर अ क्रॉन ऑफ ओक लीव विच स्टैंड फॉर हीरोइज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो डायग्राम है ना उसमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट की हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी आफ्टर 1848। ये दोनों देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, आंसर्स ऑलमोस्ट एक होंगे। तो ये 2 बार आ चुका है, 2017, 2008 और माइट भी और भी फ्यूचर में आ जाए। ठीक है, तो इसमें अपन को किसके बारे में बात करनी है? जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे दिया है
ठीक है। जर्मन यूनिफिकेशन की ना शुरुआत हो चुकी थी कब से, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, लेकिन ये फेल्ड शुरुआत थी। जब 18 में 1848 को लोग गैदर हुए 831 रिप्रेजेंटेटिव और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए, लेकिन ऑल दो ये चीज़ फेल हो गई। ठीक है, इस चीज़ का पहला इनिशिएटिव देखने को मिला प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट ने लिया इस चीज़ को, यानी जर्मन को यूनिफाई करने का, और एक व्यक्ति को अपॉइंट किया एंड ही वॉज ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, और ओटो वॉन बिस्मार्क से कहा कि आप जाके क्या करिए, देश को यूनिफाई करिए। बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी आफ्टर 1848, द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वर रिप्रेस्ड बाय द मोनार्की एंड द बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रूशिया फ्रॉम देन ऑन। प्रूशिया टुक द इनिशिएटिव टू यूनिफाई जर्मनी। और प्रूशिया का किंग कौन था, विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देयर वर वाइड स्प्रेड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग मिडिल क्लासेस जर्मन्स हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू द नेशंस। ठीक है, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या था कि अलग अलग रीजन्स को यूनिफाई करना चालू कर दो। बिस्मार्क वॉज कन्विंस्ड दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड बी ओनली अचीव्ड बाय द प्रिंस, नॉट बाय द कॉमन पीपल। He wanted to achieve his aim by merging Prussia into Germany in 1867। ठीक है, ये याद रखना। कब इसने ये क्या चाहता था कि प्रूशिया और जर्मनी एक हो जाए, मतलब एक्चुअली में वो जर्मनी का पुराना ही नाम प्रूशिया है, पहले छोटा था फिर वो बड़ा। इन 1867 बिस्मार्क बिकेम द चांसलर ऑफ द नॉर्थ कॉन्फेडरेशन। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर बन गया था, नॉर्थ कॉन्फेडरेशन का चांसलर बन गया था। ठीक है, बिस्मार्क मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू यूनिफाई जर्मनी एंड वॉज अकम्प्लिश्ड बाय 3 वॉर्स। देखो 7 साल इसने 3 वॉर लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट, विच वॉज फॉट इन ब्रीफ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। ये 7 ईयर याद रखना। ठीक है, दीज वॉर वर एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ प्रूशिया विच हेल्प्ड इन कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अब बात करते हैं जब जर्मन यूनिफिकेशन हो गया। ऑन 18 जनवरी 1871 रॉयल पैलेस ऑफ वर्साई द किंग ऑफ प्रूशिया काइजर विलियम फर्स्ट, ठीक है, काइजर का मतलब होता है एम्परर, को क्राउन किया गया था, जर्मनी का न्यू एम्परर ये बन गया था। ठीक है, और ये सारी सेरेमनी हॉल ऑफ मिरर में कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? ये 2010 में क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द रीजन अंडर हिज कंट्रोल। ये 2017 का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ना अपन को याद रखना, इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो इंट्रो क्या हो जाएगा, पहले तो नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि नेपोलियन ने खुद को कैसे इस्टेब्लिश किया था एज अ डिक्टेटर। तो इन ईयर 1804 द नेपोलियनिक कोड से उसने खुद को कैसे इस्टेब्लिश किया, एज अ डिक्टेटर के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, कोशिश यही थी कि एक प्रकार से पहले रिफॉर्म्स लेके आओ, ज़्यादा समूह को अपनी तरफ आकर्षित करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समूह, मतलब एक प्रकार से वो ट्रस्ट जीतना। ही इस्टेब्लिश सिविल कोड ऑफ 1804 जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते थे। ही डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इट इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को इसी कर दिया था। ही अबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम। इसने क्या कर दिया था, पीजेंट को सर्वडम और मैनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया था। इन टाउन्स गिल्ड सिस्टम वॉज रिमूव्ड। ठीक है, टाउन्स में गिल्ड सिस्टम जैसी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन चीज़ों को बहुत अच्छा करके दे दिया था। ये सारी चीज़ों ने ना ड्यू टू द अबव मीजर्स पीजेंट आर्टिशियंस businessmen and workers enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small scale producer realized that uniform law and a common currency, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, and a common currency and standard weight and measures would facilitate movement and exchange of goods between regions। अब देखो इससे क्या होगा, इससे ना पूरे देश की क्या बढ़ने वाली है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी देश की होगी तो उस देश के राजा को आप क्या मानोगे, अच्छा मानोगे, और इसके कारण ना काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे इसको सपोर्ट करने लगे, किसको, नेपोलियन बोनापार्टे को। और नेपोलियन बोनापार्टे को यहाँ पे देखते ही देखते वेलकम करने लगे एज हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। किस तरीके से वेलकम करने लगे एज हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। ठीक है, फिर अपन ये डिस्कस वाले क्वेश्चन करते हैं जो अलग अलग जगह पे बहुत छोटे रूप में दिए हुए हैं। तो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल।
तो याद है वो 18 मई वाले अपन को याद 1848 वाला रेवोल्यूशन के बारे में बात करनी है। तो बाय 1848 revolution of liberals, we mean the revolution led by the educated middle classes of the Europe. Event of February 1848 in France brought about the abdication of monarchy and a republic based on universal male franchise was formed. ठीक है, the political, social and economic ideas supported by the liberals in 19th century were political. It emphasized the concept of government by consent, एबोल्यूशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, इनने क्या कर दिया, कंसेंट को जोड़ दिया। कंसेंट मतलब सहमति, हम सबकी बात सुनी जाएगी। ऑटोक्रेसी की चीज़ों को ख़त्म करने की बात की गई और स्पेशल प्रिविलेजेस जैसी चीज़ों को भी इन्होंने ख़त्म करने की बात कही। नेक्स्ट क्या है, सोशली द लिबरल सपोर्टेड द एबोल्यूशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे या फिर यूं कहो प्रिविलेजेस थे जो कि क्या थे, बेस्ड ऑन बर्थ थे, उस चीज़ों को इसने क्या किया, ख़त्म करने की बात की। और तीसरा इकोनॉमिकली क्या हो जाएगा, एबोल्यूशन ऑफ ट्रेड, ताकि जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो स्टेट इम्पोज करता है वो सारे काम कर सके। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो, जिस तरीके से फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया, करेंसी को लिबरलाइज किया गया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एनी 3 एग्जाम्पल टू शो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पे अपन एक प्रकार से रोमांटिसिज्म के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे अपन डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द आइडिया ऑफ नेशन कैन बी क्रिएटेड थ्रू स्टोरीज, पोएम्स, राइटिंग्स। रोमांटिसिज्म डेवलप करने का ये बेसिक आइडियाज़ अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो। म्यूजिक टू कैन हेल्प इन एक्सप्रेसिंग नेशनलिस्ट फीलिंग इन सेंटीमेंट। इज़ दैट क्लियर। ये सारी चीज़ें जैसे मार्सेल्स हो गया, जैसे आज वंदे मातरम हो गया, जैसे आज जनगण मन हो गया, क्या ये सारी चीज़ें आपके अंदर नेशनलिज्म डेवलप करने का काम नहीं करती हैं? बिल्कुल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, collecting and recording the different forms of folk culture was important for building a national consciousness being a part of the lives of the common people. Folk culture enable nationalists to carry the message of nationalism to a large and diverse audience. For example, Karol Korpinski, ठीक है, इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने पोलानेज और मजूरका जैसे फोक डांस को इतना पॉपुलर कर दिया और उस फोक डांस में ना नेशनल स्ट्रगल को शो करना चालू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म डेवलप होना चालू हो गया। कहाँ पर, पूरे के पूरे पोलैंड में। ठीक है, और एक प्रकार से पोलैंड ने ना किसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें यूज़ की, रशिया के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें यूज़ की और ख़ुद को ना रशिया के डोमिनेंस से आज़ाद कर दिया, वाइल यूजिंग द आइडिया ऑफ कॉल्ड रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है, अ कल्चरल मूवमेंट विच इमर्ज इन यूरोप sought to develop a particular forms of nationalist sentiment or national feeling. The main aim of romantic artists was to create a sense of shared collective heritage. ये important, share collective heritage, a common cultural past. तभी तो आप लोगों को एक कर पाओगे, नहीं तो आप लोगों को एक कैसे कर पाओगे। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या हुआ, पोलैंड में ना लोगों ने पोलिश लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ करना चालू कर दिया कि रशियन डोमिनेंस ऑटोमेटिक वहाँ पे एलियनेट फील करने लगी और उस चीज़ से पोलैंड ने खुद को क्या कर दिया, आज़ाद कर लिया। ठीक है, तो ये एक सिंबल था अगेंस्ट द नेशन डोमिनेंस। नेशन यहाँ पे कौन, रशिया के डोमिनेंस के अगेंस्ट में। नेक्स्ट, थ्रू अ फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशन डेवलप ओवर द 19th सेंचुरी। तो कैसे नेशन डेवलप होता है, द जर्मन एंड इटालियन नेशन स्टेट इन 19th सेंचुरी डेवलप्ड इन फॉलोइंग वेज। यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन टिल द middle of the 19th century. The present day states of Germany and Italy were fragmented into separate region kingdom ruled by different princely houses. देखो स्टार्टिंग में ना फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। स्टार्टिंग में ना वो सारी चीज़ें क्या हुई थी, चाहे जर्मनी ले लो चाहे इटली ले लो, ये छोटे छोटे हिस्सों में टूटे हुए थे, बाद में जाके ये यूनिफाई होना चालू हो गए। रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग 19th century Europe was characterized by the both particular uprising of the masses and revolution led by educated and liberal middle classes. In the case of German people, the middle classes belonging to different German regions came together to form all the German National Assembly in 1840. However, on facing opposition from the aristocracy and military and on losing its mass support based
तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे बस इतना समझो कि ये सारी चीज़ें हुई ना, पहले अपन जर्मनी के बारे में बता देना किस तरीके से जर्मनी में हुआ 18 में 1848 का केस। दूसरा फिर आप इटली के बारे में बता देना किस तरीके से इटली में ये सारी चीज़ें चेंजेस होना चालू हो गई। और जो मैज़िनी ने ट्राई किया ना वो एक प्रकार से फेल था, लेकिन ऑल दो एक इनिशिएटिव था किस चीज़ का, इटली यूनिफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या, यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द आर्मी आफ्टर द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रकार से आर्मी का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा। क्या किया, जर्मनी ने ओटो वॉन बिस्मार्क को अपॉइंट किया और ओटो वॉन बिस्मार्क ने 7 साल तक लड़ाई लड़ी किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट। वेयर इज इटली ने ना ग्यूसेपे गैरीबेल्डी को अपॉइंट किया जिसकी आर्मी का नाम क्या था, रेड शर्ट, और उसने भी एक प्रकार से इटली को क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका पूरा आंसर हो गया। How was the history of nationalism in Britain unlike the rest of the Europe? ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2010 में पूछा था। तो इसके लिए ना बेसिकली बस आपको एक इजी तरीके से समझना होगा, इस बुक की लैंग्वेज में मत जाओ, बस हमारे जो बता रहे हैं ना वो आप समझो। इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन, इंग्लैंड जो था वो उस टाइम पे ना 4 लिंगुअल ग्रुप्स में डिवाइडेड था। कितने लिंगुअल ग्रुप्स में डिवाइडेड था, 4। इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट और आयरिश। ये 4 लिंगुअल ग्रुप में ना सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था, इंग्लिश लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। और इसी कारण से ना इन लोगों ने वेरियस स्टेप्स लेना चालू किए और देश को पूरी तरीके से यूनिफाई करना चालू कर दिया। और ये एक स्ट्रेंज केस था क्योंकि एक लैंग्वेज के बेसिस पे आपने क्या कर दिया, पूरे देश को एक अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज प्रोवाइड करा दी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्या हुआ, 1688। ये बात थी ना जेम्स सेकंड के टाइम की। किसके टाइम पे की बात थी, जेम्स सेकंड के टाइम पे। क्या हुआ था इस टाइम पे ना, लोगों ने लड़ाई लड़ी, एजुकेटेड लोगों ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई नहीं कहेंगे, एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। मोनार्की को इतना प्रेशराइज कर दिया कि 1688 में मोनार्की ने ना अपनी पावर को एब्डिकेट कर दिया और वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। आज भी ब्रिटेन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च वाला सिस्टम है। कहाँ पर, ब्रिटेन में। इज दैट क्लियर। फिर ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप की अगर अपन बात करें तो दूसरा स्टेप था एक्ट ऑफ यूनियन। जो एक्ट ऑफ यूनियन था ना वो आ गया था अपना 1707 में। और 1707 में जब ये आए तो इंग्लैंड ने क्या कर दिया, स्कॉटलैंड को अपने अंडर में ले लिया। अब ये यहाँ पे छुप गया है, थोड़ा सा रेस कर देते। इंग्लैंड ने क्या कर दिया, स्कॉटलैंड को अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, और एक प्रकार से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन देखने को मिला। ऑल्दो इसके बाद क्या किया इन लोगों ने, इसके बाद ना आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच लड़ाई चल रही थी। तो इन लोगों ने ना आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया। देखो इंग्लिश जो होंगे, वन सेकेंड ना, जो इंग्लिश जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा पावरफुल होंगे। ज़्यादा पावरफुल होने के कारण ये क्या थे, ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट थे। ज़्यादातर क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे। तो किसी देश में अगर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ रहे थे क्रिश्चियनिटी के 2 हिस्से, तो इन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर दिया। और इस तरीके से आयरलैंड क्या हो गया, अब ज़्यादा नदर्न पार्ट ऑफ द आयरलैंड ज़्यादा पावरफुल हो गया और नदर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड भी जुड़ गया। ठीक है, किसके साथ, इंग्लैंड के साथ में इन ईयर 1801। क्लियर हुई। इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ, जिसका नेशनल फ्लैग क्या था, यूनियन जैक, और नेशनल एंथम क्या था, गॉड सेव अवर नोबल किंग। इज दैट क्लियर एवरीवन। ठीक है, वन सेकेंड ना, ठीक। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन। बाल्कन में नेशनलिस्ट टेंशन इतनी ज़्यादा इमर्ज क्यों हो गई। तो इसका ना बहुत सिंपल सा रीज़न है। क्या हो रहा था कि हमेशा हमेशा याद रखना, नेशनलिज्म कई बार इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, फिर से समझो, नेशनलिज्म कई बार किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके कारण ना बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलते हैं। नेशनलिज्म क्या है भाई साहब, अ मॉडरेट लव। कैसा है, एक मॉडरेट लव। और इंपीरियलिज्म क्या है भाई साहब, एक्सट्रीम लव। अब एक चीज़ बताओ, मॉडरेट लव ज़्यादा खतरनाक है क्या एक्सट्रीम लव। तो आपका आंसर सिंपल रहेगा, एक्सट्रीम लव। तो यही चीज़ क्या है इसमें हुआ, कहाँ पे, बाल्कन में। बाल्कन पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, ओटोमन एम्पायर का। ठीक है, और बाद में उसमें लड़ाई हुई और उसके कारण वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो देख लेते हैं अपन क्या क्या है इसमें। नेशनलिस्ट नेशन इमर्ज्ड इन बाल्कन बिकॉज द बाल्कन स्टेट were uprising from the nationalists. The Balkan region was comprised modern day रोमानिया, बुल्गारिया। ये इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बस याद कर लेना। ठीक है, एंड वहाँ के इनहेबिटेंट्स को क्या बोलते थे, स्लाव्स। इज दैट क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 लोगों के बीच लड़ाई होगी, स्लाव्स और सर्ब्स के बीच। ठीक है, तो वहाँ के इनहेबिटेंट्स को क्या बोलते थे, स्लाव। इन 19th century द मेजर पोर्शन ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द ओटोमन एम्पायर। द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म डेवलप इन बाल्कन। द rebellion nationalists in the Balkan thought that their struggle was the attempt to win back their long lost independence। और यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब देखो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है,
ठीक है। अब ऑल्दो यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है, तो ये क्या हुई, जब दोनों के बीच ना वॉर चालू हो गया, अब वॉर इतना ज़्यादा बढ़ गया दोनों के बीच में कि बड़ी बड़ी पावर्स ने, कहते हैं ना दो लोगों के बीच हमेशा तीसरा फ़ायदा उठाएगा, तो बड़ी बड़ी पावर्स उसमें इन्वॉल्व हुई और ये कन्वर्ट हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, बिगनिंग फ्रॉम 1 अगस्त 1914 लास्टेड टिल 1918 तक। 4 साल तक भैया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला है और उसका रीज़न क्या है, बाल्कन स्पार्क। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या, बाल्कन स्पार्क। तो यहाँ पे अपन MCQ डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर होने वाला है, लेकिन बच्चों ये एंड मोमेंट पे जब आप 2x पे प्ले करके एक बार सुनोगे ना, मज़ा आ जाने वाला है। ऐसा रिवीजन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दिमाग में कब आपके आंसर सेट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टार्ट करते हैं MCQ। विच कंट्री बिकेम फुल फ्लेज्ड टेरिटरियल स्टेट इन यूरोप इन ईयर 1789। तो भाई साहब 1789 में तो फुल्ली फ्लेज्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक रेवोल्यूशन चालू हो गया था फुल्ली फ्लेज्ड का, और वो कहाँ पे चालू हो गया था अपना, जल्दी बताओ, फ्रांस में। बहुत बढ़िया, आंसर्स तो लिखे हुए हैं, क्या दिक्कत है। When was the first clear expression of nationalism noticed in Europe? हाँ, ये है 1789, फॉल ऑफ बेस्टिल। 14 जुलाई, हम तो डेट भी बता सकते हैं बच्चे, 14 जुलाई 1789 को एक नेशनलिज्म इन यूरोप का बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिला था, जब सारे लोग एक साथ मिलके कहाँ पे स्ट्रॉम हो गए थे, बेस्टिल पे स्ट्रॉम हो गए थे। Which one language among the following written and spoken in Paris further accepted as common language in the nation? तो भाई साहब इसमें कौन सा आ जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज। देखो पेरिस की बात कर रहे हो तो पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, तो यहाँ पे क्या आ गया, फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूली डिजाइन फ्लैग वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग रॉयल स्टैंडर्ड इन दी फ्रांस। तो इसके लिए क्या यूज़ किया था, ट्राई कलर फ्लैग। अब देखो इसमें ना बेसिकली यही शो किया गया था, ब्लू वाइट और शायद एक प्रकार से याद नहीं आ रहा है रेड कलर का था। ठीक है, तो ये कलर शो किया जा रहा था कि इसमें फ्रांस के नेशनल या ट्राई कलर फ्लैग में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मेड द होल सिस्टम इन फ्रांस मोर रेशनल एंड इफिशियंट। ठीक है, तो फ्रांस में सबसे अच्छी चेंजेस कौन लेके आया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ये कब आया था, 1804 का नेपोलियनिक कोड के थ्रू। विच रीजन इज रूल्ड ओवर द हैब्सबर्ग एम्पायर। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के ऊपर रूल कौन कर रहा था भाई साहब, तो ऑस्ट्रिया हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन बाय द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप। फ्रेंच बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम, इसलिए फ्रेंच का यूज़ होना चालू हो गया। नेक्स्ट क्या है, What was the main features of the pattern of land holding prevailing in the Eastern and Central Europe? तो ये क्या क्या मतलब इनका मेन फीचर क्या था, कैसे ये काम करते थे, तो ये क्या करते थे, एस्टेट्स बना के बहुत बड़े बड़े उनको होल्ड करके रखते थे। ठीक है, इसलिए देखा होगा आसाम साइड पे बहुत बड़े बड़े चाय के बागान को भी एस्टेट्स ही बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो भाई साहब पहला यूरोप में क्या है, व्हेन फ्रांस नीज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। किसने कोटेशन दिया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो, अगर बता दिया ना मेरी तरफ से रसगुल्ले पक्के। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन जुलाई 1830। तो जुलाई रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था भाई साहब, तो वो हुआ था फ्रांस में। जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जल्दी बताओ, लुई फिलिप को स्टैब्लिश कर दिया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट फैक्टर लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म इन यूरोप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब आंसर दिया तो आंसर पे ही बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अरेंज द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें सिक्वेंस में अपन को अरेंज करना है, तो याद रखना यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ वियना, नेपोलियनिक वॉर बिगन्स, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब हुआ, जल्दी बताओ, 89 से 99 तक। कौन सा रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इटली यूनिफिकेशन कब हुआ, 1861 के आसपास, 61-71, यहाँ पे कन्फ्यूजन है थोड़ी। नेपोलियनिक वॉर कब हुआ, 1815। नेपोलियनिक वॉर कब हुआ, 18। और ट्रीटी ऑफ वियना भी कब हुआ, 1815, बट नेपोलियनिक वॉर के बाद में हुआ। तो यहाँ पे अपन को क्या अरेंज करना है, तो सबसे पहले आ गया क्या, फोर्थ, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर क्या हुआ, नेपोलियनिक वॉर हुआ, फिर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, और फाइनली उसके बाद जाके क्या हुआ, इटली का यूनिफिकेशन देखने को मिला। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करंट सीक्वेंस। ये बहुत अच्छी चीज़ है सीक्वेंस। यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861, ठीक है, 61-71 कन्फ्यूजन है, एक बार चेक कर लेना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे अपन को देखना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, इनकरेक्ट लिखा है भाई साहब, करेक्ट नहीं लिखा है, ये चीज़ ना बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट ऑप्शन को अपन को पता करना है। ट्रीटी ऑफ वियना वो साइंड इन 1845। अरे भाई साहब पहले ही गलत है, ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई थी, 1815 में साइन हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट पूछ लिया है। द यहाँ पे डायरेक्ट अपन आंसर, द काउंट कैमिलो डी कैवर वॉज सेंट्रल फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो भाई साहब ये सेंट्रल फिगर नहीं था। क्यों नहीं था सेंट्रल फिगर? क्योंकि सेंट्रल फिगर ना कौन था, उसका नाम क्या है यार, वो विक्टर इम्यूनल सेकेंड। जी हाँ, आपने सही नाम पकड़ लिया है। आपको मिलते हैं 10 करोड़ रुपए। ठीक है, कहाँ मिलते पता नहीं, ले लेना हमारी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है, तो एक प्रकार से जल्दी 1804 में क्या हुआ, तो जल्दी बताओ। 1804 में ना द सिविल कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला गया, 1815 में नेपोलियन लड़ना चालू कर दिया। क्लियर हुई है बात। ट्रीटी ऑफ वियना 1821 के आसपास देखने को मिली थी। कब हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना? 1821 के पास। एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। अरे हाँ, यहाँ पे ये अब गड़बड़ हो गई है। तो गड़बड़ क्या थी कि भाई साहब 1797 में ना नेपोलियनिक वॉर बिगिन हो गया था। अपन ने क्या देख लिया कि नेपोलियन वॉर अकेला देख लिया या वाटरलू देख लिया, ठीक है। फिर 1815 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ वियना। फाइनली 1821 में, ठीक है, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हो गया था, और जो कि 1832 तक चला। क्लियर हुई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये फिगर दिया हुआ है, तो ये किसका फिगर है? जर्मेनिया के बारे में है, हीरोइज्म के बारे में बता रही है, जस्टिस के बारे में बता रही है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर दिया है, ये पिक्चर है, एक प्रकार से चाउस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ना बहुत बेकार कंडीशन थी, तो मैसेकर एट चियोस के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चियोस है वो। क्लियर। फिलिंग द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे ना फिलिंग द ब्लैंक्स अपन देख लेते हैं। ऑल दो क्या क्या दिया, द ट्रीटी ऑफ वियना 1815, डैश डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी, तो नेपोलियन। विक्टर एम्यूनल सेकंड ने कब देश को यूनिफाई कर लिया था, तो 1861। कौन से देश को? तो जल्दी बताओ, इटली को। नेक्स्ट क्या है, डैश कंट्री हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी, तो कौन सा है भाई साहब? ग्रीस है, 15th सेंचुरी से पार्ट। 1821 में स्टार्ट किया, 1832 में खुद को आज़ाद कर लिया ओटोमन एम्पायर के डोमिनेंस से। क्लियर। तो यहाँ पे अब छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं जो कि रीराइट करने हैं, तो ऑल दो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहे अपने क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड, तो भाई साहब नेशनलिज्म और द आइडिया ऑफ, तो नेशनलिज्म याद रखना क्या है, अ मॉडरेट लव टुवर्ड्स अवर नेशन। Nationalism, the idea of nation state, emerged within the cultural and regional diverse group of Europe. Due to industrialization and transformation of society, there emerged a middle class consisting of businessmen, worker, professional, industrialist, labor, and working class people. Out of these, the educated middle class people thought of uniting the cultural compatible section of the people in Europe by abolishing the privileges enjoyed by the aristocracy. This led to the nationalism and emergence idea of nation state. भाई साहब याद रखना, गरीबों के बीच ही नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी, अपने देश के प्रति प्यार। ये कहना उतना ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन ये पुराने टाइम की और उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक राजा रूल करेगा, ठीक है। हम तो भारत देश में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देश कौन सा है जहां पर कौन रूल करने वाला है? राजा। तो गरीब लोग ही राजा से क्या करने लगेंगे? नफरत करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई डिड फ्रेडरिक सूरो, याद है ना फर्स्ट पेज की फर्स्ट पेंटिंग, फ्रेडरिक सूरो प्रेजेंट उथोपियन वर्जन इन इस पेंटिंग इन 1848, एक्सप्लेन वन रीजन। उथोपियन का मतलब होता है वो स्वर्ग की कल्पना। एक सिंपल सी बात करें, उथोपियन का मतलब क्या है? एक स्वर्ग की कल्पना जहाँ पे ना क्राइम रेट हो, सारे लोग इक्वलिटी इंजॉय करें, कोई भी पॉवर्टी ना हो, सब बहुत अमीर अमीर से बढ़िया से एक नंबर जिंदगी जी, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर की बात करते हैं। फ्रेडरिक सूरो प्रेजेंटेड उथोपियन विजन इन हिज पेंटिंग इन 1814 बिकॉज ऑफ हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। भाई साहब यहाँ पे ये याद रखना, उसकी हेडिंग भी है पेंटिंग की, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। इज दैट क्लियर? अब ये पूरी तरीके से जिसमें उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दिखाया है और एक प्रकार से रिपब्लिकनेस को यहाँ पे शो करने की बात की गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट वाज द ज़ोलवरेन, व्हाट वर इट्स वाइडर इम्प्लीकेशन। तो ज़ोलवरेन ना एक कस्टम यूनियन था, प्रूशियन कस्टम यूनियन था, जो कि 1834 में स्टैब्लिश हुआ। कब स्टैब्लिश हुआ? 1834 में स्टैब्लिश हुआ। बेसिकली इसका काम क्या था कि ट्रेड को ना आसान करना। इसने क्या कर दिया? ज्वाइन मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, ठीक है। द एम ऑफ द ज़ोलवरेन वॉज टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली कैसे करोगे भाई साहब बाइंड? ट्रेड को आसान करके। द यूनियन अबोलिश द टैरिफ बैरियर्स, कैसे?
टैरिफ बैरियर सोचे हैं जो मतलब ट्रेड को रोकने का काम करते हैं, उनको कम करके रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 टू ओनली 2। पहले बहुत 30 करेंसीज चलती थी, अब इमेजिन करो यहाँ रुपए चल रहा है, वहाँ कुछ और चल रहा है, वहाँ कुछ और चल रहा है, तो मतलब एक प्रकार से ट्रेड बहुत डिफिकल्ट होता था। अब इसको ना रिड्यूस करके उसने 2 कर दिया और इससे जो ट्रेड है वो आसान हो गया। इट हेल्प टू अवेकन एंड राइज नेशनल सेंटिमेंट्स through a fusion of individual and provincial interests. The German people realized that the free economic system was the only means to endanger national feeling। भाई साहब ये बहुत अच्छा स्टेप कर दिया था किसने, नेपोलियन ने, और इससे ना पूरा देश एक होना चालू हो गया था। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओटो वन बिस्मार्क इन मेकिंग जर्मनी। ओटो वन बिस्मार्क का जर्मनी बनाने के पे, तो भाई साहब यहाँ पे ना अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे द जर्मन unification initiative was taken by the Prussian king William I. He appointed Otto von Bismarck as a chief minister. The steps taken by Otto von Bismarck were, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। अंडर बिस्मार्क कमांड प्रूशिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ इटली यूनिफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपन पॉइंट देखते हैं। Otto von Bismarck was the chief architect of the process of the unification which was carried with the help of Prussian army and bureaucracy। अब भाई साहब प्रूशियन आर्मी का नाम याद रखना, प्रूशियन आर्मी का नाम क्या था, रेड शर्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है, लाल शर्ट पहन के आप लड़ते रहो, मम्मी नहीं मारेंगी। क्यों? क्योंकि खून के दाग दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, कितनी गलत बात सिखा रहे हैं हम आपको, गलत बात है ये। ठीक है, फिर 18 जनवरी 1871 को फाइनली चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क गैदर इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर, क्या बात है, इन द रॉयल पैलेस ऑफ वर्साई टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्परर हेडेड बाय काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। काइजर का मतलब क्या होता है भाई साहब, एम्परर। काइजर का मतलब क्या होता है, एम्परर। तो नया कौन बन गया भाई साहब, काइजर विलियम फर्स्ट। नया क्या, वही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ हैड नेपोलियनिक कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। द नेपोलियनिक कोड which was also known as the Civil Code of 1804 was exported to the region under French control in the following ways। अब इसमें क्या हो गया, in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, Germany Napoleon simplified administrative division। ठीक है, यही तो उसने काम किया भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, एबोलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जो होता था कि दूर कोई है राजा, वो हमारे अंडर में है और उसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, वो भी खत्म करो। फ्रीड पीसेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, ऐसी कुछ चीज़ें। इससे फ़ायदे ये हैं कि लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे और राजा के प्रति उनका लगाव ज़्यादा होना चालू हो जाएगा। इन द टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर इम्प्रूव। अब कर दिया भाई साहब ने ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया। हो गया फेमस भाई नेपोलियन। The Napoleonic Code introduced uniform law, standardized weight and measures, common national currencies, क्या बात है, हा मज़ा आ गया। वेट एंड मीजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया, नेशनल करेंसीज इस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, पीसेंट टीसेंट को सबको एक प्रकार से हेल्प करना चालू कर दिया। दे एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। दीज लॉ फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। भाई साहब इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो पैसा आया लोगों के पास, और पैसा किसकी वजह से आया, तो नेपोलियनिक कोड की वजह से आया। इस कारण से ना नेपोलियन को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी के रूप में ना अदर लोग वेलकम करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ नेशन स्टेट, एक्सप्लेन। ब्रिटेन कैसे एग्जिस्टेंस में आया एज अ नेशन स्टेट के रूप में, ये क्वेश्चन आया है 2019 में। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन ना द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। याद रखना, क्वेश्चन में बी डिफरेंट बट द आंसर में बी सेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन अलग अलग है ना, लेकिन आंसर क्या है भाई साहब, सेम है। तो वही एक बार सुन लो, इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट और आयरिश में ब्रिटेन डिवाइडेड था 1688 में जेम्स सेकंड के टाइम पे। ठीक है, एजुकेटेड क्लास ने अपने हाथ में पावर ले ली, और इसी को ग्लोरिफिकेशन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं या फिर ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। फिर बाद में यहाँ पे 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके तहत स्कॉटलैंड को अपने अंडर में ले लिया। 1801 में नदर्न आयरलैंड को अपने अंडर में ले लिया। कैसे कर ले लिया, क्योंकि वहाँ पे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई चल रही थी, और भाई साहब लोगों ने ना किसको सपोर्ट कर दिया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर दिया, और वॉर ना एक तरफा हो गया और जीत गया कौन, प्रोटेस्टेंट वाले ग्रुप। देखो ये देखो 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। व्हाट वर द मेजर प्रपोजल ऑफ द वियना कांग्रेस। सेकंड, डिस्क्राइब ब्रीफ एनी 4 फीचर्स ऑफ द वियना ट्रीटी ऑफ 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑन यूरोपियन पीपल, राइट एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसके आंसर को ना बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के मतलब करना है। देखो ऐसा कोई खास नहीं है
बस इतना याद रखो कि जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करेंगे। द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज फॉट बिटवीन नेपोलियन एंड द फोर बिग पावर, दैट वॉज प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। नहीं, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन और एक और कोई नेशन था, एग्जैक्टली याद नहीं है, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ठीक है, तो इन चार लोगों, चार बिग पावर्स के बीच में क्या थी, लड़ाई थी, और चार एक साइड थे, एक साइड नेपोलियन था, लेकिन नेपोलियन हार गया क्योंकि चार बड़े पावर्स नहीं। तो वियना कांग्रेस का बेसिक काम क्या था कि पहले तो बर्मन डायनेस्टी को कहाँ पे, फ्रांस में वापस से एस्टैब्लिश करो। ठीक है, वेयर इज़ दी हाईलाइटर, यहाँ पे है भाई साहब, गुम गया था। ठीक है, वापस से एस्टैब्लिश करो, ये काम कर दो, इससे क्या होगा कि एक प्रकार से लॉस डिग्निटी वापस आना चालू हो जाएगी। ठीक है, देन क्या है, सीरीज ऑफ स्टेट्स जो कि अलग अलग, जैसे नीदर बेल्जियम किसके पास चला गया, कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के पास चला गया। ठीक है, पोलैंड किसके पास चला गया, तो पोलैंड रशिया के पास चला गया। 39 स्टेट ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन को इन लोगों ने बिल्कुल भी टच नहीं किया। ऐसे कुछ देखो, ये लिखा ना द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, बिल्कुल वैसे ही रखा, अनटच रखा, ऐसे कुछ भी इन लोगों ने इसके साथ छेड़खानी नहीं की। तो ऐसे कुछ स्टेप्स किए किसने, वियना कांग्रेस ने, और एक प्रकार से जो कि हेडेड या किसके द्वारा हेड किया गया था, तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच के द्वारा हेड किया गया था। नेक्स्ट है, हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे ना रोमांटिसिज्म को समझो। रोमांटिसिज्म क्या है, एक प्रकार से इमोशन के थ्रू नेशनलिज्म को डेवलप करना। इज दैट क्लियर। अब इसमें क्या क्या यूज करोगे आप, बुक्स यूज कर सकते हो, सॉन्ग्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप पेंटिंग यूज कर सकते हो, यहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग यूज कर सकते हो, ऐसी कुछ भी चीज़ जो इमोशनल है लेकिन नेशनलिज्म को डेवलप करने वाली है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड द पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, दे फोकस ऑन इमोशन, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ठीक है, दे एफर्ट। अब देखो यहाँ पे ना हम आपको इसको आंसर को सुधारने को कहेंगे। इसमें अपन को क्या लिखना है, कैसे, तो इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बताना है। जैसे बुक्स लाइक, तो बुक्स दास वोल्क रिटन बाय द यूहान गोटाफ्राइड हर्डर, ऐसे कुछ काम। बुक्स ऑफ ग्रिम ब्रदर्स दैट पॉपुलर अमंग द लोअर सेक्शन ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी विच बिल्ड द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। फिर यहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग के बारे में बताओगे, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सॉन्ग्स के बारे में बताओगे, आपको याद होगा द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस दैट इज मार्सेल्स। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे बताने की कोशिश करोगे। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत कॉमन चीज़ है ना, अपन को एक हट के आंसर लिखना है। ठीक है, ये आ तो गया है लेकिन फिर भी। ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में बता सकते हो कि किस तरीके से पोलैंड ने एक लैंग्वेज को यूज़ करके खुद को आज़ाद करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द वेरियस इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट क्या कहते हैं। तो यार यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे दो चीज़ों को लेके चलो। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो पूरे यूरोप में ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या डेवलप हो गया, नेशनलिज्म डेवलप हो गया। याद है, द रेवोल्यूशन लीड टू द सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब्स। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें चेंज होने जिसमें लोग इकट्ठा हुए, एजुकेटेड मिडिल क्लास और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, विच it further paved the way for the French armies to move into Holland, Belgium, Switzerland and some part of the Italy in 1790. The idea of nationalism began to be carried by French army. Another impact क्या था भाई साहब, the rise of Napoleon. He took several steps to reform the economy और इसके लिए उसने क्या किया था, the Napoleonic Code या the Civil Code of 1804 which brought the concept of equality of law and uniform law. French revolutionary wanted to liberate the people ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो व्हाट एरिया वॉज नोन एज द बाल्कन। तो यार बाल्कन ना एक बहुत बड़ा एरिया था ओटोमन एम्पायर का, जिसमें प्रेजेंट डे रोमानिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ये बहुत सारे देश आते, तो ऐसे 5-6 याद कर लेना। ठीक है, ऑल दीज स्टेट वर वंस द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर एंड वर इनहेबिटेड बाय द पीपल बॉडली नोन एज स्लाव्स। ये याद रखना भाई साहब, इनको क्या बोलते थे, स्लाव्स। और इनकी लड़ाई ना सर्ब्स के साथ होने वाली हो, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड war. Is that clear? The spread of the idea of romanticism, romantic nationalism and the disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive. और Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of other. ठीक है, next question है, explain the political situation of Italy before its unification. Or give any brief account of political fragment ऑफ इटली। तो यहाँ पे ना इटली के बारे में बताया कि इटली क्या है, एक पेनिसुला कंट्री है ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करोगे, इटली वॉज स्केर्ड ओवर, देखो यहाँ ध्यान रखना, स्केर्ड ओवर द सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टी नेशनल हब्सबर्ग एम्पायर ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली वन, सर्डिनिया पेडमोंट में कौन सा था, इटालियन किंग, जिसका नाम क्या था भाई साहब, विक्टर एमिनल सेकेंड।
North was under Austrian Habsburg and center was ruled by Pope, and the southern region was under the dominance of Bourbon King of Spain. देख याद रखना, नॉर्थ ऑस्ट्रियन हंगरी हैब्सबर्ग हो गया, सेंटर में पोप हो गया, साउथ में भाई साहब बर्बन किंग ऑफ स्पेन यहाँ पे रहे, रूल किए, ठीक है. इवन द इटालियन लैंग्वेज had not any standard common form. It had many regional and local variations. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन एनी 4 reasons how the initial enthusiasm of the people of France soon turned into hostility after Napoleon take over of France. देखो इसमें कुल मिला के ना, अपन जब नेपोलियन को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी के रूप में वेलकम किया गया ना, तो लोगों को बाद में पता चला कि यार ये तो एक डिक्टेटर के रूप में खुद को एस्टैब्लिश करने वाला है. अब ऐसे ही रिलेटेड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हो तो डायरेक्ट अपन आंसर्स के साथ डील करते हैं. Initially, the French army were welcomed as the harbinger of liberty, बिल्कुल as it is words, but the initial enthusiasm soon turned to hostility because people gradually understood that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Hand in hand का मतलब है कि नेपोलियन के बाद कोई और आएगा जो इलेक्टेड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं. The 4 factor which seemed to outweighed the advantage of the administrative changes were increased taxation on people, ये बहुत गलत चीज़ हो गई थी. strict censorship on print media and books, कोई भी डिक्टेटर सबसे पहले क्या करेगा, सेंसरशिप पुट करेगा. फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच. कॉन्स्क्रिप्शंस का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, एक प्रकार से फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती भर्ती कराना. फ्रेंच आर्मी टू सेटिस्फाई द इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन. रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम. ऐसी कुछ चीज़ें हुई ना जिसके कारण लोगों का पूरा एक प्रकार से मनोबल टूट गया और गुस्सा आने लगा किसके अगेंस्ट, नेपोलियन के अगेंस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट. द डेकेड ऑफ 1830 had brought great economic hardship or crisis in Europe. The following are the argument. देखो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला. देयर वॉज इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप. अब इसका रीज़न क्या भाई साहब, इस टाइम पे ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका था, बहुत ज़्यादा अपने इम्पेटस में था, इस कारण से ये सारी चीज़ें होने वाली हैं. तो अपन को रीज़न पकड़ना है, आंसर तो अपने आप ड्रॉ करोगे आप. एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट became more common feature in the most of the country. Migration of rural people to the cities. क्यों जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, क्योंकि सिटीज़ में इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई. फर्दर मेड द सिचुएशन वर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर इन द टाउन समटाइम्स फेस्ड with stiff competition from rural areas where production were carried out mainly in homes or small workshop. ऐसी कुछ ड्यू टू पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन डिक्रीज होगा. इसके कारण ना फूड का डिमांड इंक्रीज हुआ, फूड प्राइसेस इंक्रीज होना चालू हो गए और पूरे शहर में गरीबी देखने को मिली, पॉपुलिज्म देखने को मिला. नेक्स्ट ये रीड द सोर्सेज. यहाँ पे ये सोर्सेज है तो डायरेक्ट अपन एक प्रकार से इसकी तरफ आते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशन प्रिवेलिंग इन बाल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप. भाई साहब तो स्टार्टिंग आप किससे करोगे, बाल्कन एक रीजन है ओटोमन एम्पायर के अंडर में और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा. लेकिन क्या हुआ इसमें, जो बाल्कन के नेटिव्स थे स्लाव्स, उनकी सर्ब से बिल्कुल नहीं बनी और दोनों लड़ने लगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया बड़ी बड़ी पावर्स ने और दैट कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. तो फिर से वही बाल्कन वॉज अ रीजन, जोग्राफिकल रीजन था ओटोमन एम्पायर के अंडर में, जिसके जो आज प्रेजेंटली रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस ऐसे कुछ इसमें देश इंक्लूडेड हैं. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्लाव्स थे. ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर. द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द, इसको रोमांटिसिज्म भी बोल सकते हो, इन द बाल्कन टुगेदर हैड इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. और इसी तरीके से एक प्रकार से कहानी स्टार्ट होती है किसकी, बाल्कन स्पार्क की. ठीक है, ऑल्दो द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one in European subject, the nationalists broke away from its control and declared independence. Balkan people based their claim for the independence of political rights on nationalities and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign power. Hence, the rebellious nationalities in the Balkan thought to their struggle as attempt to win back their lost
लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। अब देखो ना यार, ये सारी चीज़ें ना वही रिफ्लेक्ट कर रही है, एक टफ लैंग्वेज और एक इजी लैंग्वेज। यहाँ पे अपन को क्या यूज़ करना है, इजी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ideas of national unity in early 19th century Europe allied to the ideology of liberalism? Explain. The idea of national unity in the early 19th century Europe allied to the ideology of liberalism in the following ways. यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। For the liberal middle classes, the idea of national unity means the abolition of aristocratic privileges. Liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. ये सारी चीज़ें ना एक प्रकार से लोग एक्सेप्ट करने लगे कि लिबरलिज्म ऐसा होना चाहिए। लिबरलिज्म emphasizes the concept of government. It urged for the constitution and representative government through parliament. National unity can be maintained by the proper governance of the parliament. In the economic sphere, liberalism is in favor of freedom of market and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capitals, ठीक है। During the 19th century, this was a strong demand of the middle class which was in favor of national unity। भाई साहब क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म कंजर्वेटिज्म। एक्सप्लेन विद द स्पेशल रेफरेंस टू यूरोप। कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो पुरानी विचारधारा को संभाल कर रखे, पुरानी विचारधारा पर चले। कंजर्वेटिव इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रिफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस, ठीक है। ग्रेजुअल, धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए कुछ, ठीक है। यूरोपियन कंजर्वेटिव के बारे में बात करें, आफ्टर द डिफीट ऑफ 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट was driven by the conservatism, ठीक है। याद है ना वो वियना कांग्रेस जो हुई थी 1815 में, हेडेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। कंजर्वेटिव वर पीपल हु बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, चर्च, सोशल हेरिटेज hierarchies, properties and the family should be preserved. After the rule of Napoleon, the basic ideas of conservatism were changed. Most conservatives did not want to return to the society of pre-revolutionary days, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट अपन यहाँ पे दे रियलाइज द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट लाइक मोनार्की इन रियलिटी। दे अंडरस्टूड दैट मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द सर्वडम strength the autocracies, monarchies in Europe. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that cautioned the legitimacy of their government. Thus, the conservative of that time accept the changes which were in favor of their interest. Next question है, how did revolutionaries spread their ideas in many European states after 1815? Explain. तो भाई साहब कैसे इन्होंने काम किया 1815 के बाद, वो अपन एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दे, दे एस्टैब्लिश मैनी सीक्रेट सोसाइटी टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। दे अपोज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। दे फॉट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड थॉट दैट द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। Giuseppe Mazzini founded secret societies like Young Italy and Young Europe for the unification of the fragmented Italy. Following Mazzini model, secret societies were set up in Germany, France. देखो वो तो होना ही, एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। Liberalism and nationalism brought revolution in many regions. ठीक है, ये याद रखना, दोनों ही लेकर आएंगे ऑफ यूरोप, लाइक द प्रोविजंस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड, ठीक है, पोलैंड, बिसाइड्स इटली एंड जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप? ठीक है, यहाँ पे पोलैंड का केस जरूर मेंशन करना, जब भी कल्चर की बात आए, जब भी लैंग्वेज की बात आए, पोलैंड का कल्चर जरूर अपन को लेके आना है भाई साहब। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वॉज नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन. Culture play an important role in creating the idea of nation in Europe. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ अपन देखते हैं. आर्ट, पोइट्री, stories and music help express the shape of nationalist feeling in Europe. Romanticism, a cultural movement in Europe, developed a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists, poets criticized the glorification of science and reasons. They tried to create a sense of shared collection heritage as the basis of the nation. They give importance to the emotion, intuitions and mystical feelings. पता नहीं क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है.
जर्मन फिलोसफर जोहान गोटाफ्राइड डिमांडेड फॉर द जर्मन कल्चर। ये शायद अब हाँ यहाँ पे जर्मन कल्चर के बारे में, फोक डांस, फोक म्यूज़िक, करोल कोरपिंस्की के बारे में एक प्रकार से यहाँ पे बताया गया, मोजुर्का और पोलनीस के बारे में। ये सारी चीज़ें इस आंसर्स में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ना, एक प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन की शुरुआत ना, पहले इटली के आप एक्सप्लेन करोगे कि इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स या 7 स्टेट, जिसमें से एक प्रिंसली स्टेट में इटालियन किंग था जिसका नाम था क्या, विक्टर इमैनुअल सेकंड। उसने इनिशिएट लिया, लेकिन ऑल दो इसके पहले काफ़ी पहले इनिशिएटिव ले लिया गया था, लेकिन वो फेल्ड था, जो कि ग्यूसेपे मैज़ी ने लिया था, ठीक है। अब क्या किया था, विक्टर इमैनुअल सेकंड ने 2 लोगों को अपॉइंट किया। एक था कैवोर, तो कैवोर था ना जो वो टैक्टिक्स बहुत अच्छा यूज़ करता था, फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत अच्छा था। अब सुन लो रोल ऑफ कैवोर, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज अ रिजल्ट ऑफ मैनी वॉर्स। Chief Minister Cavour made a tactful diplomacy alliance with France and Sardinia Piedmont succeed in defeating the Austrian forces in year 1859। भाई साहब 1859 का ईयर याद रखना, किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रियन फोर्सेस के अगेंस्ट में। क्लियर हुई है बात। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ गैरीबल्डी। गैरीबल्डी ने साउथ पार्ट को अंडर किया, ठीक है। इसकी आर्मी का नाम था रेड शाइट। क्या नाम था इसकी आर्मी का, नाम था रेड शाइट, और एक प्रकार से इसने कंटिन्यूस वॉर लड़ा था और एक प्रकार से जीत हासिल की थी। नेक्स्ट, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉय democracy in France, but the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। Analyze the statement। यहाँ पे ना भाई साहब ये पूरी तरीके से बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेपोलियनिक कोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेपोलियन कब राजा बन गया था भाई साहब, तो 1804 में, दिसंबर 1804 में ये एक राजा के रूप में शामिल हो गया, या राजा बन गया। इसने ना बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे मेजर स्टेप था ही इंट्रोड्यूस सिविल कोड ऑफ 1804 which he did away all the privileges based on birth। He established equality before the law and secured the right to property। He simplified administrative division and abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। Moreover, guilt restrictions were removed, transport and communication system were improved, standardized weight and measures and a common nation currency were introduced। By these policies, peasant, artists, workers and new business were benefited and started to enjoy a full found freedom। और इस तरीके से नेपोलियन का सपोर्ट ना बढ़ता गया। नेक्स्ट, रीड द एग्जैक्ट, यहाँ पे ये स्टोरी वगैरह दी है, तो अपन आगे मूव करते हैं। स्टोरी नहीं पढ़ना, हाँ तो भाई साहब ये अपन लास्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ पे ये आपका पूरी तरीके से होता है ख़त्म। तो इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़ तो आप प्लीज़ शेयर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और ये एक लास्ट मोमेंट रिवीजन है आपका, जिसमें आप 2x पे इसको प्ले करो और 10-20 बार अगर आपने सुन लिया ना, एक भी आंसर आपके बाहर नहीं जाने वाला है। थैंक यू।